गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 में हमने कल डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। अलग अलग तरह की कास्टिंग प्रोसेस हमने कल देखी थी, उसके टाइटल देखे थे। फिर हमने स्टार्ट किया था परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। उसके अंदर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन देखा था। उसके बाद कौन से स्टेजेस सीक्वेंस में फॉलो करने हैं जिससे परमानेंट कास्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक मैंने रखा था और मैंने लेक्चर के एंडिंग में आपको बताया था कि जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और जो एप्लीकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। क्लियर? जो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस है उसके एडवांटेजेस क्या है। क्लियर? तो कल की थियरी को कंटिन्यूस कीजिए और नोट डाउन कीजिए एडवांटेजेस ऑफ दी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस। तो एडवांटेजेस में हम लोग बात करेंगे, इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस। जो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस है बाकी सारी जो कास्टिंग प्रोसेस की कंपेयर में ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, वेरी फास्ट। क्योंकि इसमें आपको ना ही मोल्ड प्रिपरेशन करना है, ना ही सैंड प्रिपरेशन करना है, ना ही मोल्ड कैविटी बनानी है, कुछ नहीं बनाना है। सब ऑलरेडी रेडीमेड प्रिपेयर ही है। आपको सिर्फ क्या करना है, मोल्ड को खोलना है, कंपोनेंट निकालना है, वापस उसको बंद कर देना है, असेंबल कर देना है, पिघली हुई मेटल को एंटर करवाना है, ठंडा होने देना है। क्लियर? बाकी सारा जो झमेला था, जो झंझट थी, वो सब बंद हो गई। मतलब ज़रूरत ही नहीं है इसकी, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को परमानेंटली बना दिया है। सेकंड है मोल्ड्स पाव लॉन्गर लाइफ। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, मोल्ड्स हैव लॉन्गर लाइफ, क्योंकि इसको हमने हाई ग्रेड वाले अच्छे स्टील में से बनाया है। जो भी मोल्ड बना होगा परमानेंट उसको हमने अच्छे ग्रेड वाले स्टील में से बनाया है। तो इसकी जो लाइफ है वो लंबी होगी, ज़्यादा देर तक, यानी बहुत सारे कंपोनेंट है जो हम इससे बना सकते हैं। बेटर सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेन। बाकी सारी प्रोसेस और स्पेशली जो सैंड मोल्डिंग प्रोसेस से जो भी कास्टिंग प्रोसेस होकर कंपोनेंट बनेगा उससे तो इसके अंदर आपको सरफेस फिनिश अच्छा ही मिलेगा, बेटर सरफेस फिनिश। नेक्स्ट है लेस स्किल ऑपरेटर इज रिक्वायर। देखिए जो फाउंड्री मैन होता है, जो कास्टिंग प्रोसेस जानता है, जिसके पास ये स्किल है, वो सारी स्किल ज़्यादातर मोल्ड प्रिपरेशन में ही यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी मोल्ड को परमानेंटली शेप दे दिया है, तो मोल्ड प्रिपरेशन का कोई टेंशन ही नहीं है। तो फिर जो स्किल ऑपरेटर है, स्किल लेबर है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर? लेस फ्लोर एरिया इज़ रिक्वायर्ड। देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको सैंड प्रिपरेशन नहीं करना है, सैंड को हैंडल नहीं करना है, उसको मिक्स नहीं करना है। क्लियर? ना ही मोल्डिंग फ्लास्क, चिपलेट, रनर, राइजर, कुछ नहीं है। पूरा मोल्डिंग बॉक्स ऑलरेडी परमानेंटली स्टील से बन चुका है। क्लियर? तो जितना बॉक्स होगा उतनी ही जगह चाहिए। बाकी ये सारा प्रिपरेशन, सैंड हैंडलिंग, ये सब टूल वूल कुछ नहीं चाहिए, औजार बौजार कुछ नहीं। तो ये सब का पैसा, सबकी जगह, सबको प्रिपेयर करने में जो टाइम है वो सब बचेगा। क्लियर? और स्पेशली जो जगह है, फ्लोर स्पेस है, बहुत ही कम चाहिए हमको परमानेंट मोल्डिंग प्रोसेस में। देखिए इतने सारे फ़ायदे हैं। आप खुश हो गए होंगे कि सर क्यों बार बार सैंड प्रिपेयर करना, इससे अच्छा एक ही बार क्या करें, स्टील का ही मोल्ड बना ले। लेकिन रुकिए, अभी लिमिटेशन बाकी है। डेट मीन्स के डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन भी देख लेंगे ताकि कोई गुमराह ना हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। क्या है सबसे पहला लिमिटेशन? मोल्ड आर मच कॉस्टलियर। कल ही हमारी बात हुई थी कि भाई एलॉय स्टील, हाई ग्रेड वाले स्टील में से ये प्रोसेस करके परमानेंट मोल्ड या फिर मोल्ड बॉक्स बनाया जाता है। तो जैसे जैसे कास्टिंग की साइज़ बढ़ेगी तो मोल्डिंग बॉक्स का भी साइज़ बढ़ेगा। साइज़ बढ़ेगा तो ज़्यादा स्टील, ज़्यादा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। अब स्टील थोड़ी सस्ता थोड़ी आता है, बहुत महंगा है स्टील, और स्पेशली एलॉय स्टील है।
ठीक है। उसको परचेस करना, उसको शेप देना, प्रोसेस करना बहुत ही लेंदी काम है, टाइम लगेगा, लेकिन साथ साथ में पैसा भी ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, कॉस्टली है थोड़ा। दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल क्वांटिटी प्रोडक्शन। बार बार कल बोला था मैंने कि एक ही कंपोनेंट, सेम डिज़ाइन, सेम साइज़, अगर आपको नंबर ऑफ पीसीस ज़्यादा रखने हैं, यानी क्वांटिटी ज़्यादा है ना, एक ही साइज़ का, एक ही डिज़ाइन का सेम कंपोनेंट अगर आपको 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख इतनी क्वांटिटी में बनाना है, तभी आपको ये प्रोसेस सिलेक्ट करना है। 40-50 कंपोनेंट बनाने होंगे और आपने क्या कर दिया, पूरा परमानेंट मोल्डिंग प्रोसेस कर दिया। तो 40-50 प्रोसेस करके आप जो 40-50 कंपोनेंट बना के उसको बेच के जो पैसा कमाओगे ना, तो उस पैसों से तो ये परमानेंट मोल्डिंग का आधा खर्चा भी नहीं निकलेगा, आधा क्या, 1/4 खर्चा भी नहीं निकलेगा, समझे। तो जब भी क्वांटिटी ज़्यादा हो, मास प्रोडक्शन की बात हो, तभी आपको ये प्रोसेस सिलेक्ट करना है, बाकी ये सूटेबल नहीं है। शेप एंड वेट ऑफ द कास्टिंग इज़ लिमिटेड। ऐसा नहीं कि भाई बहुत 20-25 फीट का बड़ा सा कंपोनेंट बनाना था और आपने क्या कर दिया, परमानेंट मोल्डिंग प्रोसेस कर लिया। अब 25 फीट का कंपोनेंट होगा तो कंपोनेंट का खुद का वेट इतना होगा। अब 25 फीट का कंपोनेंट है तो मोल्डिंग बॉक्स तो 25 फीट से ज़्यादा ही बनेगा मार्जिन के साथ, तो जो वेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, शेप और साइज़ है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। अब इतना 25 फुट यानी 27 फुट ले लो आप मार्जिन के साथ, तो 27 फीट वाला इतना हैवी स्टील का कंपोनेंट को मोल्डिंग के दौरान हैंडल करना ये आदमी के बस की बात नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी क्रेन यूज़ करनी पड़ेगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। साइज़ बढ़ेगी, डिज़ाइन में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, शेप चेंज होगा, वेट बढ़ेगा, तो परमानेंट मोल्ड को साइड पे रख दो, उसको दिमाग में लाना ही नहीं है। ऐसा सोचना ही नहीं है कि भाई अगर बड़ा कंपोनेंट है तो सोच लो कि भाई परमानेंट मोल्डिंग होगा ही नहीं। हाँ, अगर छोटी साइज़ है, वेट कम है, सिंपल शेप है, मास प्रोडक्शन है, तो ये प्रोसेस सूटेबल है, बेस्ट है। बाकी फिर इसको ड्रॉप कर लो, आइडिया को, ये जो आइडिया आपने लाया है उसको आप ड्रॉप कर दो, किसी काम का लगेगा नहीं। गेट्स, रनर एंड राइजर कैन नॉट बी शिफ्टेड। सब कुछ परमानेंट है, शेप परमानेंटली आ गया है, उसके अंदर स्पर बेसिन, गेट्स, रनर, राइजर सब परमानेंटली आपने अटैच कर दिया है। अब कुछ चेंज नहीं हो पाएगा, ना ही कंपोनेंट का शेप चेंज होगा, ना ही इसका डिज़ाइन चेंज होगा, ना ही उसका डायमेंशन चेंज होगा, और ना ही कोई दूसरी सपोर्टिव एलिमेंट्स जो है कास्टिंग के अंदर, ना वो शिफ्ट होंगे, ना वो चेंज होंगे। क्योंकि परमानेंट का मतलब ही क्या होता है, स्थायी, एक बार बन गया सो बन गया, अब चेंज हो पाएगा नहीं। तो मॉडिफिकेशन जो है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा, कुछ चेंजेस, कुछ भी मॉडिफिकेशन हो पाएगा नहीं। अब आप कंपेयर कीजिए, सैंड कास्टिंग अच्छा है कि परमानेंट मोल्ड कास्टिंग अच्छा है। तो अभी भी अगर आपका दिमाग ना चले तो सारी कास्टिंग प्रोसेस देख लो, फिर आप मुझे आके बोलोगे क्लास में कि सर सैंड कास्टिंग प्रोसेस ही सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि सालों से यूज़ कर रहे हैं, छोटे बड़े चाहे जो भी कंपोनेंट हो आप उसके अंदर बना सकते हैं, उसकी भी लिमिटेशन है, लेकिन मेन फ़ायदा क्या है, तो कि भाई किफ़ायती, खर्चा बहुत ही कम होता है, इसलिए लोग ज़्यादातर सैंड कास्टिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। क्लियर है? लेकिन अभी आपको कोई भी कंक्लूज़न दिमाग में बांधना नहीं है, आप एक बार सारी सब कास्टिंग प्रोसेस देख लीजिए, फिर आप मुझे बताना कि सर कौन सी बेस्ट है। चलिए एप्लीकेशन की बात करते हैं। कंपोनेंट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर, इस प्रोसेस से हम लोग कौन से कंपोनेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसमें पहला है हाइड्रोलिक ब्रेक सिलेंडर। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोलिक ब्रेक यानी आपकी बाइक के अंदर जो अगले व्हील में, फ्रंट व्हील के अंदर जो डिस्क ब्रेक आती है वो हाइड्रोलिक ब्रेक है, तो उसका जो सिलेंडर होगा वो परमानेंट मोल्डिंग प्रोसेस से बनेगा। कार्ब्यूरेटर बॉडी,
ऑटोमोबाइल के अंदर जो कार्बोरेटर आता है, आप लोग कार्बोरेटर बोलते हो, कार्बोरेटर भी बोलते हो, इट इज़ कॉल्ड साउंड लाइक दैट कार्ब्यूरेटर। क्या बोलोगे अभी से? कार्बोरेटर नहीं बोलना है उसको, इसका परफेक्टली साउंड क्या निकलना चाहिए? कार्ब्यूरेटर। तो उसका जो बॉडी आता है, चाहे वो मेटल का हो चाहे प्लास्टिक का हो, परमानेंट मोल्डिंग से बनेगा। वॉशिंग मशीन गियर, वॉशिंग मशीन के अंदर जो मोटर आता है, मोटर की मदद से जो वॉशिंग मशीन के अंदर जो चैम्बर घूमता है, उसके अंदर स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए जो गियर आता है वो इससे बनेगा। ऑयल पंप बॉडी, फ्यूल पंप आता है, ऑयल पंप आता है, ठीक है, उसकी बॉडी है वो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग से बनी होगी। फिर उसके बाद जो एयरक्राफ्ट है, जो मिसाइल है, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट होंगे, उसकी जो बॉडी होगी वो भी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस से बनी हुई होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन के साथ परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस की पूरी थियरी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यानी टॉपिक फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग मूव करने वाले हैं दूसरा जो कास्टिंग प्रोसेस है वो, जिसका नाम है स्लश कास्टिंग प्रोसेस, या फिर आप सिंपली ऐसा ही बोल सकते हो, स्लश कास्टिंग। क्लियर? स्लश कास्टिंग की बात करेंगे, इट इज़ बेसिकली अ परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस। अब कंफ्यूज हो जाओगे, साला परमानेंट मोल्ड कास्टिंग और ऊपर से दूसरा आया स्लश कास्टिंग प्रोसेस। तो देखेंगे आगे डिटेल। आप पहले अपना इतना याद रखिए पहले पॉइंट में कि जो स्लश कास्टिंग प्रोसेस है वो बेसिकली एक तरीके का परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस ही है। इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हॉलो कास्टिंग विदाउट यूजिंग कोर। अब बात आई मज़े वाली, इस पॉइंट में आपको मज़ा आएगा। अगर आप कोई हॉलो कंपोनेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पाइप या फिर सिलेंडर, विदाउट यूजिंग कोर, आपको कोर यूज़ नहीं करना है क्योंकि कोर प्रिपरेशन में टाइम लगता है, माथा पेची ज़्यादा होता है, टाइम लगता है, प्रोसेस थोड़ा लेंदी है ना, टाइम पैसा बर्बाद होता है। क्लियर? तो आप कोर यूज़ ना, आपको कोर यूज़ नहीं करना है। आप क्या चाहते हो कि बिना कोर ही मैं क्या करूँ, हॉलो कंपोनेंट बना लूँ। तो उसके लिए बेस्ट प्रोसेस कौन सा है? स्लश कास्टिंग प्रोसेस। इट इज़ मोस्टली प्रीफर फॉर प्रोड्यूसिंग सच आर्टिकल्स वेयर एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड बट द अदर सरफेस शुड हैव ऑर्नामेंटल अपीयरेंस। स्लश कास्टिंग ज़्यादातर ऐसे आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है जहाँ पे एक्यूरेसी का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन बाहर की जो सरफेस है वो थोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। तो ऐसा एक ही एप्लीकेशन है ऑर्नामेंटल्स। आप जो जवेरात ज्वेलरी पहनते हो, तो ज्वेलरी ज़्यादातर स्लश कास्टिंग से बनती है, क्योंकि आप देखोगे अंगूठिया है, चेन है, ठीक है, इयरिंग है, तो उसकी बाहर की सरफेस बहुत अच्छी होगी, लेकिन आप थोड़ा अंदर से देखोगे तो वहाँ पे रफ सरफेस होगा, मटेरियल कम ज़्यादा होगा, डायमेंशन में कुछ परफेक्टनेस नहीं होगी। तो ऐसी प्रोसेस के लिए स्पेशली ऑर्नामेंटल या फिर ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए हम लोग स्लश कास्टिंग प्रोसेस ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू द मोल्ड विच इज़ टर्न ओवर इमीडिएटली सो दैट द मेटल रिमेनिंग एज अ लिक्विड कैन रन आउट। स्लश कास्टिंग में क्या होता है कि जैसे ही आपने मोल्ड के अंदर पिघली हुई धातु को एंटर करवाया, तो पिघली हुई धातु तुरंत आसपास फैल जाएगी। फैलने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, जो एक्स्ट्रा मेटल होगी लिक्विड स्टेट में, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो फ्लो होके बाहर आ जाएगी। देखिए कितना अच्छा है ना, देव मानुस है ये। तो क्यों देव मानुस है? क्योंकि आपका जो जितना मटेरियल ज़रूरी है ना, उतना ही ये यूज़ कर रहा है शेप लेने के लिए। बाकी जो एक्स्ट्रा होगा उसको ये फ्लो करके बहा के बाहर भेज देगा मोल्डिंग बॉक्स से, उसको जिसकी ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा मटेरियल की, उसको ये बाहर भेज देगा। तो अच्छा है ना, हमारा मटेरियल बचेगा। ठीक है, मटेरियल बचेगा, एक्स्ट्रा मटेरियल कहीं पे यूज़ नहीं होगा, तो फिनिशिंग प्रोसेस में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। द थिकनेस ऑफ द सॉलिडिफाइड शेल डिपेंड अपॉन द चिलिंग इफेक्ट फ्रॉम द मोल्ड
and the duration for which the metal is allowed to remain in the mold before turning over. अब जो कंपोनेंट का कास्टिंग प्रोसेस होने के बाद जो कंपोनेंट की थिकनेस मिलेगी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसका जो चिलिंग इफेक्ट है, मतलब आप जो उसको ठंडा कर रहे हैं, कूलिंग रेट है, कूलिंग करने की जो प्रोसेस है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। क्लियर? आप जितना टाइम दोगे कूलिंग होने में उतना उसका थिकनेस डेवलप होगा। वैसे उसका कुछ रेशियो बनता है स्लश कास्टिंग के अंदर, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। द मेटल्स यूज फॉर सच आर्टिकल आर लेड, जिंक एंड वेरियस लो मेल्टिंग एलॉय। स्लश कास्टिंग में आप लोग जो आर्टिकल बनाएंगे वो किस मेटल में से बनाएंगे, तो ऐसे मेटल से स्लश कास्टिंग करके कंपोनेंट बनाएंगे जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, यानी ऐसी मेटल जो जल्दी पिघल जाएगी। क्लियर? तो जिंक है, लेड है, फिर उसके जो एलॉय है, ठीक है, फिर बहुत सारी सॉफ्ट मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो सब मेटल को पिघाल के उसकी कास्टिंग प्रोसेस आप लोग या फिर हम सब लोग स्लश कास्टिंग प्रोसेस से कर सकते हैं। क्लियर? मेन आपको क्या याद रखना है, तो कि हॉलो कंपोनेंट या फिर हॉलो कंपोनेंट का कास्टिंग हम लोग बिना कोर यानी कि विदाउट यूजिंग दी कोर हॉलो कंपोनेंट हम लोग कास्टिंग कर सकते हैं। किसकी मदद से? स्लश कास्टिंग प्रोसेस से। क्लियर? तो परमानेंट मोल्डिंग प्रोसेस के अंदर स्लश कास्टिंग और बाकी की जो थियरी है वो आज हमारी ख़त्म हो रही है, कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक को कंटिन्यूसली आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगले लेक्चर में।